नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि अच्छी शिक्षा का क्या प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन पर और राष्ट्र के जीवन पर। तो मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने पुराना समय जो है वो ढूंढने की कोशिश की। तो मेरे को कुछ जो पता लगा वो मैं आपके आगे रखने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जस्ट टू केयर माय कंट्री। आपको जैसा कि मालूम है, ये सारे वीडियोस देश की सेवा के लिए बनाए गए हैं, परंतु मैं अकेले देश की सेवा करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सहायता करेंगे मेरे देश के लिए और अपने लिए भी। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि मैंने पुरानी जब हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचा तो मैंने ध्यान दिया कि हमारी जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी वो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी। उसके क्या फ़ायदे थे, उससे पहले मैं कहने से पहले 1832 में मैकाले का एक वो आया था अखबार में एक आर्टिकल छपा था। उससे कहा मैं पूरे देश में घूमा और पूरे देश में घूमने के बाद मुझे भारत देश में घूमा तो मुझे हमारे इतनी स्ट्रांग उनको हमारी देश की शिक्षा प्रणाली लगी। उन्होंने लगा कि मैं हैरान हूँ, इस देश में मुझे कहीं कोई भिखारी नहीं दिखा, अराजकता नहीं दिखी, करप्शन नहीं दिखा, लड़ाइयाँ नहीं दिखी और मैंने किसी को गरीब नहीं देखा, सबको बहुत सम्मानित देखा, आपसी झगड़े कम देखे और देश को बहुत एकजुट देखा। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि इस देश के ऊपर अगर आपने अधिकार पाना है या तो इसकी शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो अगर इस देश पे अधिकार पाना है तो इस देश की शिक्षा प्रणाली के ढांचे को अगर तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अगर यहाँ के मूल निवासियों को या यहाँ के रहने के लोगों के अंदर अपनी शिक्षा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव को ख़त्म कर दिया जाए तो हम अपनी शिक्षा को आराम से भारत में लागू कर सकेंगे। ये उसकी रिकमेंडेशंस थी। और उसके बाद एक मैकाले का जो है वो सिस्टम हमारे देश पे लागू किया गया। हमें हमारे जो एजुकेशन जो सिस्टम था उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। हमारी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, हमारी अच्छी बुक्स को चुरा लिया गया या उनको ट्रांसलेट कर दिया गया अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो अवसरवादी थे, अपॉर्चुनिस्टिक थे और कुछ अपनी करना चाहते थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे देश के लोग भी उसमें शामिल हुए ऐसे कुकर्म में। खैर, उस बारे में कहना मेरा इस वक्त कोई तर्कसंगत नहीं बनता, ना मुझे इस बारे में कुछ कहना है, ना ही मेरा राजनीति से कुछ लेना देना है। तो उसने कहा कि हमारा जो भारत देश जो है वो सोने की चिड़िया है और आज आप देखते हैं कि हमारे देश को गरीब देश कहा जाता है। तो क्या हो गया ऐसा? हमारे देश में ऐसा क्या हो गया कि हम सोने की चिड़िया थे? कभी मुग़ल आके हम पे अटैक कर रहे हैं, कभी अंग्रेज़ आके अटैक कर रहे हैं, कभी कोई आके अटैक कर रहा है, तो कुछ तो हमारे देश में था ना। सिर्फ पैसा ही नहीं और भी बहुत कुछ था हमारे पास। तो हम तब सोने की चिड़िया थे, तो आज हम गरीब कैसे हो गए? तो अगर हम हो गए तो हम अब जो है अपनी शिक्षा की तरफ देखें। अब ये जो गुरुकुल प्रणाली की जो शिक्षा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? ये जो शिक्षा है ये विज्ञान, शारीरिक, मानसिक सभी सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, उसकी बिल्कुल सर्वांगीण विकास करती है, उसका ऑलराउंड जो है वो डेवलपमेंट करती है। फिर आज के हिसाब से, आज के मुकाबले में जितने जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो गुरुकुल प्रणाली के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टीचर्स की, अपने अध्यापकों की ज़्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है, जो गुरुकुल प्रणाली में पढ़ने वाले हैं बजाय कि दूसरे स्कूलों में। और ऐसे जो छात्र हैं, ऐसे जो शिक्षक हैं, वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और वो बहुत ज़्यादा, उनका हाई मॉरल्स होते हैं, नैतिक चरित्र बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों का। और गुरुकुल प्रणाली के कुछ लोगों का मैं नाम बताती हूँ। सावित्री होगी, अपाला होगी, मैत्रेयी हो गई, अहिल्या बाई हो गई, ये सब ऐसे लोग हैं जो
जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया और हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ किया। ये सब गुरुकुल प्रणाली से जो हैं वो पढ़े हुए लोग थे। वो बड़ों का सम्मान करते हैं और ऐसे जो छात्र होते हैं, ऐसे गुरुकुल से पढ़े हुए जो छात्र होते हैं, वो अपने जिस समाज में रहते हैं उस समाज को एक परिवार के रूप में जीते हैं। और गुरुकुल प्रणाली में काम करने पढ़ने वाले छात्रों की वजह से वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं थी हमारे देश में। जो परिवार थे वो जॉइंट फैमिलीज़ थी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं थी, सिंगल फैमिलीज़ नहीं थी। और आपको शायद पता होगा कि जॉइंट फैमिली में या जब इकट्ठे परिवार में लोग रहते तो बच्चे कब पल जाते हैं पता ही नहीं लगता, कोई डिप्रेशन ही नहीं होता था, सुसाइड होते ही नहीं थे। माँ ने डांटा, दादाजी ने प्यार कर लिया, दादी ने डांटा, पापा ने प्यार कर लिया, चाचा ने प्यार कर लिया। एक बच्चा पैदा होता था, 10 लोग उसकी केयर करने के लिए होते थे। आज एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप को इतनी चिंता हो जाती है इसका लालन पालन कैसा होगा, क्योंकि दोनों ने कमाने के लिए जाना है। शोबिज़ ज़िंदगी में ज़्यादा हो गया। तो आज जॉइंट फैमिलीज़ में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है जितनी कि सिंगल फैमिलीज़ में बच्चों को पालने की चिंता है। तो ये कहीं हमारा नैतिक चरित्र गिर गया, जिसकी वजह से हमारी फैमिलीज़ जो थी वो टूट गई और एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई। 2 रोटी बनाने में आज जो है वो घर के लोगों को मुश्किल हो पड़ने लगी, सास ससुर को खिलाने में मुश्किल होने लगी, माँ बाप को खिलाने में 2 रोटी 2 कपड़े देने में मुश्किल होने लगी। ये कहीं नैतिक चरित्र तो हमारे देश का चला गया ना। क्या हमारे आज की पीढ़ी के लोग ये नहीं समझ पाते कि एक इकट्ठे परिवार में रहने से फ़ायदे कितने हैं? तो ये क्यों हुआ? तो हमारी जो गुरुकुल प्रणाली की वजह से ये सब नहीं था। फिर कोई तलाक नहीं, कोई बलात्कार नहीं। इस प्रणाली के पढ़े लिखे लोगों में कोई तलाक नहीं होता, बलात्कार नहीं होते, क्योंकि मानसिक चरित्र बहुत ज़्यादा है, नैतिक चरित्र बहुत ज़्यादा है, अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर शब्द दे दिए तो अपनी बात को रखते हैं। शब्दों का आदमी कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। और गुरुकुल प्रणाली में जो लोग पढ़ते हैं उस या जिस देश में गुरुकुल प्रणाली है या जिस समाज में गुरुकुल प्रणाली का पालन होता है, वो परिवार, व समाज और राष्ट्र में अधिक सुरक्षा होती है, अधिक आज़ादी होती है। और क्योंकि ये जो छात्र होते हैं वो उनके क्लासरूम जंगलों में होते हैं, ठीक है, या अगर स्कूल हैं तो वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं, ताकि वो प्रकृति के बारे में अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं और वो प्रकृति का विनाश नहीं करते हैं, प्रकृति को बना के रखने की कोशिश करते हैं और वे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। ज़्यादा व्यवहारिक विज्ञान पढ़ाया जाता है उसमें, और छात्रों पर कोई दबाव नहीं होता। उनको कोई कंसेप्ट समझना हो तो उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, उनको वो अपना ध्यान केंद्रित आसानी से कर पाते हैं, रट्टा नहीं मारना पड़ता, मगिंग नहीं करनी पड़ती उन लोगों को। ऐसे स्टूडेंट्स में कोई रैंक नहीं होता, रैंकिंग के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता, सभी फर्स्ट हैं, सभी बराबर हैं। गुरुकुल प्रणाली में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, औजार की शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, हर चीज़ की शिक्षा, जीवन में किसके साथ कैसे बात करना है उसकी शिक्षा, कम्युनिकेशन स्किल्स की शिक्षा, हर चीज़ की शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में अच्छी दी जाती है। और प्राचीन जो प्रणाली थी उसमें, मतलब जो हमारी गुरुकुल प्रणाली में, उसमें जो वैदिक जो हमारा साहित्य है उसका जो बेसिक है उसका ये था कि आप अपने जीवन की समस्याओं को कैसे हल करें, आयुर्वेद की शिक्षा कैसे ली जाए, आप अपनी खेती को कैसे संभालें, आप अपने घर को कैसे संभालें, अपने समाज को कैसे संभालें। बेसिकली सभ्यता को संभालने की शिक्षा दी जाती है और कम लागत की शिक्षा है, क्योंकि आप समाज को संभालना साथ साथ सीख जाते हैं। और आपकी अपनी देश की भाषा की शिक्षा है, इसलिए वो ज़्यादा कीमत भी इसीलिए नहीं होती, क्योंकि अगर आप दूसरी भाषा सीखेंगे तो आपको बाहर के लोगों को हायर करना पड़ेगा, या ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा या नौकरी पर रखना पड़ेगा जिनको बाहरी भाषा आती हो। और आज मुझे ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज हमारे यहाँ इंग्लिश जो है वो एक मुख्य भाषा के तौर पे हो गई है, मुख्य लैंग्वेज हो गई। बेसिकली इंग्लिश एक स्किल है, एक लैंग्वेज नहीं है। और हिंदी और संस्कृत बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है
जिसके बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे शब्द हैं। और ये जो गुरुकुल प्रणाली से जो छात्र पढ़ते हैं वो सिर्फ कंसेप्ट नहीं सीखते, वो उसको व्यवहार से सीखते हैं। और मैं अपनी पुरानी जो गुरुकुल प्रणाली के पढ़े हुए स्टूडेंट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। हालांकि मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उसको खोल के पूरा आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पर मैं बहुत थोड़ा दूँ। आपने जितने पुराने मंदिर और समाज की जितनी चीज़ें देखी हैं बनी हुई कंस्ट्रक्शंस में, उनके सिवाय कुछ बताती हूँ। दिल्ली का लोह स्तंभ हो गया, ऐसे लोहे की बनी जिसका आज तक जंग नहीं लगा है। पहले हम ऐसा लोहा बनाते थे, ठीक है। हमारे जो बावड़ियाँ होती थी वो ऐसी होती थी कि उनके अंदर सीढ़ियाँ होती थी, स्टेपवेल्स होती थी, स्तूप होते थे, ठीक है। स्क्वाट टॉयलेट्स हो गए, जो कि एक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और द साइंस ऑफ शिप बिल्डिंग हमारी इंडिया ने दिया, नेविगेशन इंडिया ने दिया, कंपास इंडिया ने दिया, रूलर यानी जिसको फुट्टा कहते हो वो कैलिब्रेशन के लिए वो इंडिया ने दिया। सब पुरानी शिक्षा का मैं बता रही हूँ। वेइंग स्केल जो है वो भारत ने दिया। ये सब गुरुकुल प्रणाली से जिन्होंने पढ़ा। क्रेस्कोग्राफ दिया, और हाई क्वालिटी का स्टील दिया, और ग्लोब दिया और जो हमारी जो खेती के लिए जो हल यूज़ होता है वो भारत ने दिया। मैसूर के रॉकेट दिए। हमारी भारत की इंक बहुत मशहूर रही। और जो घोड़े के ऊपर जो रकाब, पैर रखने के लिए जो रकाब बनाई जाती थी वो हमारे भारत ने दी। और साइंस की में स्यूडोमोनास पुतिदा जो है वो हमारी एजुकेशन ने दिया। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक भी हमारी एजुकेशन का परिणाम है। हमारे जो जितने कई खेल हमारे देश के हैं, जैसे चतुरंगा हो गया जिसको हम आज शतरंज के नाम से जानते हैं, चेस के नाम से, कबड्डी हो गई, लूडो हो गया जिसको 85 के नाम से, सांप सीढ़ी हो गया, बहुत सारे खेल हैं। आप चाहें तो लिंक बॉक्स में जाके पूरा एक अच्छा खासा चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, जो इतनी हाई लेवल की हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश की इतनी ज़बरदस्त तरीके की कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है। मैं हैरान हुआ करती थी जब मैंने पढ़ाई करी, अरे मेरे देश ने कुछ भी नहीं किया। हमें ऐसी शिक्षा पढ़ाई गई कि हमें ये बताया ही नहीं गया कि मेरे देश के लोगों ने भी कुछ आविष्कार किया। हमारी एजुकेशन प्रणाली में बस यही बताया गया कि बाहर के देशों ने बस जो है वो बस आविष्कार किए, जबकि मेरे देश के लोगों ने भी आविष्कार किए, बस बताया नहीं गया। उसके वो किताबें फाड़ दी गई। कुछ तो बात रही होगी कि नालंदा की लाइब्रेरी को 6 महीने तक जलाया गया लगातार, कुछ तो बात रही होगी। अब आती है बात कि हमारा समाज क्या कर सकता है। हमारा समाज बहुत कुछ कर सकता है। हम एक समाज के तौर पे, समाज में रहने के तौर पे, एक देश में रहने के तौर पे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। आपको मन को छुए तो आप कीजिएगा, मन को न छुए तो कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती। मैंने कोशिश की है आपको पूरी बात बताने की। सबसे पहली बात है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलें, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज का आधार है। जिस देश की शिक्षा बढ़िया वो देश बढ़िया। ऐसे स्कूलों को आप चुनना शुरू करें जिसमें नैतिक चरित्र ऊंचा हो, ना कि वो एक बिजनेस हो पैसा कमाने का, जो हर थोड़े दिन बाद पैसा कमाने का जरिया बनाता रहे, थोड़े दिन बाद आपसे पैसे मांगते रहे, बढ़ाते रहे, और दिन प्रतिदिन उनकी महंगी शिक्षा के हम शिकार बनते रहे। हम क्या अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हम उनका नैतिक चरित्र भी ना बना पाएँ? एक व्यवसाय वाले स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और ऐसे स्कूलों को हम चुनाव करें जिसकी मुख्य भाषा और शिक्षा की भाषा हमारे देश की भाषा हो, जैसे हिंदी हो या संस्कृत हो, ना कि वो दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पे पढ़ाई जाती है जिसका कोई गौरव ना हो हिंदी और संस्कृत के प्रति, जिसमें सिर्फ संस्कृत इंग्लिश पढ़ाई जाती हो। और वहाँ पे मेरे भारतीय ना तैयार करके, मेरे देश के सिटीज़न ना तैयार करके एक दूसरे ब्रिटिशर्स तैयार किए जाते हों। ऐसे स्कूल्स को हम छोड़ दें। हम स्कूलों पर दबाव डालें कि ऐसी शिक्षा पढ़ाई जाए। हम स्कूलों में जाके इस सिलेबस की जांच करें, पता करें कि वो क्या पढ़ा रहा है। वो हमारे देश की पवित्र किताबों को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, होली बुक्स को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, हमारे ग्रंथों को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है,
हमारे स्वतंत्रता के शहीदों के बारे में ठीक से बता रहा कि नहीं बता रहा? कहीं उन्हें शहीदों को क्रांतिकारी तो नहीं बता रहा, कहीं उन्हें रिबेलियस तो नहीं बता रहा, क्रांतिकारी आतंकवादी तो नहीं बता रहा, उन्हें क्रांतिकारी बता रहा है कि नहीं बता रहा? क्या वो हमें ब्रिटिशर्स तैयार कर रहा है? तो हम देखें कि वो स्कूल का सिलेबस कैसा है, हम देखें कि वो शिक्षा कैसी है, कितनी, अगर ज़्यादा अधिक महंगी शिक्षा, हम दबाव डालें कि इतनी महंगी शिक्षा आप क्यों दे रहे हैं, दबाव डालिए आप कि इतनी महंगी शिक्षा की ज़रूरत क्या है हमें। और अपने राज्य में जहाँ पर भी गुरुकुल हों, आप अपने बच्चों को अपने गुरुकुलों में डालिए ताकि वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिसमें ना तो उनके जीवन पर दबाव हो, वो अच्छी नैतिकता सीखें, कल आपकी सेवा करें और आने वाली जनरेशन उनकी सेवा करे, आपका आदर करें, परिवार न टूटें, बलात्कार और डाइवोर्स जैसी स्थितियां हमारे देश में ना हो, उच्च शिक्षा हो, समाज एकजुट हो, ये सब शिक्षा की वजह से हो सकता है। और आप अपने आसपास में कोशिश करिए कि गुरुकुल खोलने की कोशिश करिए, आपस में जुड़ जाइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल हों, हमारे देश की स्व शिक्षा हो। अगर जापान जैसा देश अपनी शिक्षा में बढ़ाकर प्रगति कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? और हम खुद हिंदी पढ़ना सीखें, हिंदी में बात करना सीखें, हिंदी में बात करें, गर्व से बात करें, संस्कृत सीखें, संस्कृत के जो टीचर्स हैं उनसे बात करें कि वो सीखें, आपको सिखाएं। हमारे देश में संस्कृत के बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनसे बात करें, वो पढ़ाएं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में संस्कृत मुख्य भाषा के तौर पे हो, ना कि दूसरी भाषा के तौर पे हो। और हम भी शिक्षा बोर्ड पर पूरी तरह एक दबाव बनाएं कि अंग्रेजी की बजाय हमारी राष्ट्रीय भाषा में पूरी शिक्षा हो, ताकि हमारे जो कमज़ोर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सके, वो अच्छा भी कर सके। स्कूलों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती है और बहुत सारी प्रतिभा बेकार नहीं जाएगी। और सबसे बढ़िया बात, सबसे आखिर की बात मैं जो कहने जा रही हूँ कि जो लोग अच्छा सीखते हैं वो अच्छा कमाते हैं, और कमाने का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, कमाने का अर्थ जीवन का खुश होना भी होता है, व्यक्ति का मुस्कुराना होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और सबसे आखिर में और बहुत ज़रूरी, अच्छी शिक्षा गरीबी और एक समाज के लिए एक टीका का काम करते हैं, एक वैक्सीनेशन का काम।